खुश रहो। टैगोर चिन्ह अकेडमी सूचक में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत। सभी को गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने एक नया जो चैप्टर शुरू किया था वो था प्रबंध के सिद्धांत, और उसमें मैंने आपको बताया कि प्रबंध के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। प्रबंध के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रबंध के सिद्धांत में आधारभूत सत्य होते हैं, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, प्रबंधकों को कार्य करने और निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, प्रबंध में व्यवहारिक शोध अनुभव आदि द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा एक और जिसका सर्वमान्य अर्थ मैंने जो आपको बताया था, किसी भी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पे, पर्याप्त तर्क वितर्क के आधार पे निश्चित किया गया कोई भी ऐसा तर्क या मत जो अनुभव समय एवं कसौटी के आधार पे खरा उतरता है, उसे हम प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों का जहां तक क्वेश्चन है, कल मैंने आपको बताया था कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली नाम की पुस्तक में 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें से कल मैंने आपको 6 बताए थे। 6 प्रकार के सिद्धांत बताए थे। इसमें पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत होता है कार्य को अलग अलग भागों में बांट के पूरा करना। ये जो सिद्धांत है श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण पे आधारित होता है। कोई भी जो व्यक्ति होता है कार्य के संपूर्ण भाग को करने में सक्षम नहीं होता। जो व्यक्ति कार्य के जिस भाग को करने में निपुण होता है उसको वही कार्य सौंप देना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति एक ही प्रकार कार्य करते करते उसमें विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है और कार्य को कम समय कम लागत में अच्छी प्रकार से करके लाभों की प्राप्ति कर सकता है। विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा इसमें कल मैंने आपको बताया था अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है कि अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं तो उसको उत्तरदायित्व भी किया जाना चाहिए। अधिकार उत्तरदायित्व दोनों समान होने चाहिए, यानी जिस प्रकार से उत्तरदायित्व होता है उसके अकॉर्डिंग अधिकार देने चाहिए, और जैसा उत्तरदायित्व होता है उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे तो वह सही प्रकार से कार्य का निष्पादन सही प्रकार से कर पाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था इसमें अनुशासन का सिद्धांत। किसी भी संगठन में संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी क्षेत्र का संगठन क्यों हो उसमें अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्था में बनाए गए जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, नीतियां होती हैं, उनकी आज्ञाकारिता होती है, वो ये अनुशासन होता है। केवल कहते हैं कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए संस्था के अंदर अच्छे पर्यवेक्षक होने चाहिए, उसके अंदर निष्पक्ष कार्य प्रणाली होनी चाहिए, समान सजाओं के लिए समान दंड का प्रावधान होना चाहिए और सभी नियमों आदि का पालन किया जाना चाहिए। ये मैंने आपको कल बता दिया था। चौथा सिद्धांत मैंने आपको बताया था आदेश की एकता का सिद्धांत। संगठन में कार्य करने वाले सभी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको आदेश और निर्देश होते हैं वो एक अधिकारी से मिलने चाहिए और उसी के प्रति उन्हें उत्तरदायी होना चाहिए। पांचवा प्रकार का सिद्धांत कल मैंने आपको बताया था निर्देशन की एकता। समान कार्य और समान उद्देश्यों के लिए एक ही प्रकार की योजना होनी चाहिए और एक ही अध्यक्ष होना चाहिए, ताकि संस्था में किए जाने वाले कार्यों के लिए एक रूपता स्थापित की जाए, सभी क्रियाओं में समानता एक रूपता स्थापित हो सके। छठा मैंने आपको बताया था संगठनात्मक हितों के स्थान पे व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देना चाहिए, अर्थात सामूहिक हितों के स्थान पे व्यक्तिगत हित होते हैं उनका समर्थन कर देना चाहिए। सामूहिक हित होते हैं संगठन के हित, पूरे संगठन के हित, और व्यक्तिगत हित होते हैं एक व्यक्ति के हित। इस प्रकार से संगठनात्मक हितों की प्राप्ति में अगर व्यक्तिगत हित बाधक होते हैं तो उनका समर्थन कर देना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत हित होते हैं वो एक व्यक्ति के हित होते हैं और संगठनात्मक हितों में पूरे संगठन का भला होता है, पूरे संगठन के हित होते हैं, पूरे संगठन को लाभ मिलता है। इस प्रकार से प्रबंधकों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि संगठनात्मक हित संगठन अधिकारियों और व्यक्तिगत कर्मचारियों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको निपटा लेना जाना चाहिए, ये संगठन के लिए हितकारी होता है। ये चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। आज हम देखते हैं 7वें नंबर का आता है वो है पारिश्रमिक का सिद्धांत। पारिश्रमिक का सिद्धांत
पारिश्रमिक का सिद्धांत हमें ये बताता है कि संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उसके कार्य के अनुसार ही पारिश्रमिक प्रदान किया जाना चाहिए। संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, अगर उनको उचित पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता है तो संस्था में मेहनत, लगन, परिश्रम आदि के द्वारा सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रबंधकों को चाहिए कि संस्था के अंदर जो मजदूरी या वेतन संबंधी अनेक प्रकार की योजनाएं होती हैं उनको सही प्रकार से लागू करें। दो प्रकार की योजनाएं इसमें वित्तीय और अवित्तीय होती हैं। वित्तीय परिणाम में आप जानते हैं वेतन है, भत्ता है, बोनस है, सेवानिवृत्ति है, अनुषंगी लाभ वगैरह जो होते हैं। और अवित्तीय परिणाम में जैसे मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पुरस्कार है, पदोन्नति वगैरह इस प्रकार के जो होते हैं उनके द्वारा, तो इनको बड़े सावधानी पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। और जहां तक संबंध है कर्मचारियों का पारिश्रमिक का निर्धारण करते समय पारिश्रमिक की तरक और न्याय संगत होना चाहिए, ताकि सभी कर्मचारी जो होते हैं अपनी और अपनी पारिवारिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको सही प्रकार से यथासमय में पूरा कर सकें और अपनी पूरी मेहनत, लगन और प्रीति के द्वारा संस्था में संस्थात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में अपना अधिकतम योगदान दे सकें। इसके बाद में 8वां जो आता है वो है केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण होता है किसी भी संस्था में लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वो केवल उच्च स्तर के ऊपर लिए जाते हो। केंद्रीकरण होता है एक जगह केंद्रित होना। इस प्रकार से केंद्रीकरण के अंदर केवल जो निर्णय लिए जाते हैं वो केवल उच्च अधिकारियों द्वारा ही लिए जाते हैं तथा जिनका प्रत्यावर्तन नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में कह सके केंद्रीकरण वह स्थिति होती है जिसमें एक संस्था के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो केवल उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं, जिनमें अधिकार प्रत्यावर्तन का अभाव पाया जाता है और अधीनस्थ या निम्न स्तर के ऊपर कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हें केवल आदेश और निर्देश की अनुपालना मात्र करनी पड़ती है, वो स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात उनकी जो भूमिका होती है वो गौण होती है। दूसरे स्तर पे विकेंद्रीकरण अगर हम देखते हैं, विकेंद्रीकरण की संस्था में वे स्थिति होती है जो अधिकारों का जो प्रत्यावर्तन होता है वो उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर पे होता है। जैसे अपने यहाँ पे राजनीति में पंचायत राज की व्यवस्था होती है, सेंटर से लेकर के ग्राम पंचायत तक जो अधिकार होते हैं वो दिए हुए होते हैं। इस प्रकार से केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण जो होता है इसके अंदर अधिकारों का प्रत्यावर्तन होता है। निम्न स्तर पे कार्य करने वाले जो कर्मचारी या श्रमिक होते हैं उनको अधिकार मिले होते हैं और उनकी भूमिका बढ़ जाती है। तो ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण होता है। इस प्रकार से छोटे आकार के जो संगठन होते हैं उनमें केंद्रीकरण की स्थिति पाई जाती है और बड़े आकार के जो संगठन होते हैं उसमें विकेंद्रीकरण की स्थिति पाई जाती है। इसलिए प्रबंधकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़े आकार के जो संगठन होते हैं विकेंद्रीकरण की स्थिति को लागू करते समय संगठन के हितों का ध्यान रखना चाहिए। संगठन जो कार्य हैं उनके आधार पर किया जाना चाहिए ताकि अधिकारों का प्रत्यावर्तन सही प्रकार से किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति जो होता है संगठन के हितों में अपना अधिकतम योगदान दे सके। इस प्रकार से केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की जो स्थिति होती है वो सही प्रकार से निर्णय जो है संगठन की स्थिति, अधिकारियों का हित हो, सभी प्रकार के अधिकारों का सही प्रकार से प्रत्यावर्तन हो, इस आधार पर किया जाना चाहिए। 9वां बिंदु होता है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, संपर्क कड़ी का सिद्धांत किसको बोलते हैं? सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत का अर्थ होता है किसी भी संगठन के अंतर्गत अधिकारी और अधीनस्थ की स्थिति पाई जाती है।
औपचारिक संगठन के अंदर आदेश और निर्देश का जो प्रभाव होता है वो उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक एक निश्चित श्रृंखला में होता है, निश्चित कड़ी में होता है। फेवर के अनुसार सभी कर्मचारियों को इसका पालन करना पड़ता है, इसका उल्लंघन नहीं किया जाता। इसको सोपान श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, या सोपान कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसको निम्न चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसी भी संगठन में ये एक अधिकारी है और बी, सी, डी, ई और एफ ये इसके अधीनस्थ हैं। इस प्रकार से एल, एम, एन, ओ और पी ये एक संगठन में एक अधिकारी है जिसके नीचे दो अधिकार श्रृंखलाएं हैं, एक ए से लेके एफ तक और दूसरी ए से लेकर के पी तक। तो सोपान श्रृंखला के अंदर आदेश निर्देश का जो प्रभाव होता है उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक एक कड़ी के रूप में होता है, इसका उल्लंघन नहीं किया जाता। जिस प्रकार से ए अगर एफ के पास कोई संदेश भेजना चाहता है, ए अगर एफ के पास कोई संदेश भेजना चाहता है तो ए पहले बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को और फिर एफ के, इस प्रकार से ए के द्वारा इस श्रृंखला से होता हुआ जो संदेश होता है वो एफ के पास पहुंचता है। इसी प्रकार से एफ कोई संदेश अगर अपना यहाँ एम के पास पहुंचाना चाहता है तो एम जो है वो ई को, फिर डी को, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर एल से होता हुआ एम के पास पहुंचता है। इस प्रकार से ये अधिकारों की एक श्रृंखला होती है, इसको हर एक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। असामयिक स्थिति में अगर मान लीजिए कोई संदेश शीघ्र भेजना होता है अपवाद के तौर पे, असामयिक स्थिति में अगर कोई संदेश सीधा भेजना होता है तो ऐसी स्थिति में जैसे ई और पी के मध्य ई है, ऐसी स्थिति में इनके द्वारा सीधा संदेश भेजा जा सकता है। अगर कोई शीघ्र भेजने की आवश्यकता होती है समतल संप्रेषण या फेवर पुल के नाम से जाना जाता है। अगर संगठन के अंदर कोई भी संदेश ऐसा होता है तो इसको तुरंत भेजने की आवश्यकता होती है, अगर समय ज्यादा लगता है तो संस्था को नुकसान या हानि उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में फेवर ने समतल संप्रेषण या फेवर पुल की व्यवस्था की है, जिसके द्वारा कोई भी कर्मचारी अपने संदेश होते हैं वो तुरंत एक अधिकारी से सीधे दूसरे अधिकारी से, एक कर्मचारी से दूसरे सीधे मिल सकता है, संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। जैसे ई और ओ के मध्य इसके अंदर चित्र में दर्शाया गया है, इसको फेवर पुल या समतल संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। दसवें नंबर पे आता है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत हेनरी फेवर के अनुसार व्यवस्था का सिद्धांत जो होता है किसी भी संगठन के अंदर जिस वस्तु का नियत स्थान होता है वह वस्तु उसी स्थान पे होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होता है, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति संगठन के अंदर होता है उसका भी एक निश्चित स्थान होता है। तो प्रत्येक वस्तु जो होती है वो अपने निश्चित स्थान के ऊपर होनी चाहिए और प्रत्येक अधिकारी जो होता है वो भी अपने निश्चित स्थान के ऊपर होना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार की वस्तु की अगर आवश्यकता होती है तो तुरंत उसका उपयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से संस्था में औजार होते हैं और कार्य करने वाले कर्मचारियों को औजारों की आवश्यकता होती है तो तुरंत सब उन औजारों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके सामने किसी प्रकार की समस्या आ जाती है तो उसका समाधान करने के लिए वो अधिकारी से संपर्क करेंगे और अधिकारी अपने निश्चित स्थान के ऊपर होता है तो तुरंत उस समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार से व्यवस्था के सिद्धांत के द्वारा संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है
और अधिकारियों से मिलकर के तुरंत अपनी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसलिए जिस वस्तु का निहित स्थान होता है वह वस्तु उस स्थान पे मिलनी चाहिए, तथा जिस व्यक्ति का, जिस अधिकारी का जो निहित स्थान होता है वह अधिकारी भी उस स्थान के ऊपर मिलना चाहिए। इसे संसाधनों का अधिक उपयोग करके या अपनी समस्याओं समाधान आदि का विचार विमर्श करके तुरंत कार्यों का निष्पादन किया जा सके। उसके बाद में 11 नंबर पे आता है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत होता है संगठन में, संस्था में कार्य करने वाले सभी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। प्रबंधक के उच्च अधिकारी या जो मालिक होते हैं उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसे अधिकारी करते हैं तो पूरे संगठन या कर्मचारी को एक साथ लेकर के नहीं चल पाते, और प्रत्येक जो कर्मचारी होते हैं संगठन में मेहनत, परिश्रम, लगन या अपनत्व आदि की भावना के साथ कार्य नहीं कर पाते, जिस सही प्रकार से निष्पादन नहीं हो पाता। इस प्रकार से कार्य के आधार पे या जिस प्रकार से कर्मचारी कार्य करते हैं उनको उसी आधार पे महत्व देकर के सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। 12 का आता है कार्य में स्थायित्व का सिद्धांत। संस्था में कार्य करने वाले सभी जो कर्मचारी होते हैं उनको कार्य में स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि उनको अपनी नौकरी से हटने का डर नहीं रहे, भय नहीं रहे। इस प्रकार से कार्य में स्थायित्व प्रदान करने से कर्मचारी जो होते हैं अपना पूर्ण सहयोग संस्था को दे पाते हैं। अगर संस्था में कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान नहीं होता, बार बार उनमें श्रम आवर्तन दर होता है, यानी कर्मचारियों का आना और जाना लगा होता है, तो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इस प्रकार से कर्मचारियों को कार्य में स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। एक कर्मचारी लगातार जो संस्था में कार्य करता है संस्था के बारे में पूर्णतः परिचित होता है। इस प्रकार संस्था में लगातार अगर कार्य नहीं कर पाते, एक कर्मचारी आता है, संस्था के बारे में जानता है, कर्मचारियों से जानकारी होती है, संस्था के वातावरण को जानता है, इससे पहले अगर वो संस्था को छोड़ के चला जाता तो संस्था में सफलता की गारंटी नहीं की जा सकती। क्लास में एक अध्यापक पढ़ाता है, पूरे वर्ष के अंदर एक ही सब्जेक्ट के अंदर 4 अध्यापक होते हैं, 4 विषय अध्यापक होते हैं, उनको चेंज कर दिया जाए तो रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से संस्था में सभी जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। संस्था के अंदर इतना समय दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा का सही प्रकार से विकसित कर सकें, सही प्रकार से उपयोग कर सके। इस प्रकार से कर्मचारी उनके साथ मालिक जो होते हैं उनको उचित वेतन देना चाहिए, समय के ऊपर वेतन प्रदान करना चाहिए, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, लाभ हिस्सेदारी होनी चाहिए, परमानेंट सहभागिता होनी चाहिए। इस प्रकार की योजना अपना करके और कार्य में स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। इधर कहता है प्रेरणा या पहल क्षमता का सिद्धांत। प्रेरणा या पहल क्षमता का सिद्धांत होता है इस संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको अपने सुझाव या अपनी जो योजनाएं हैं उनको विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, और उनके द्वारा बनाई गई जो योजनाएं हैं, कार्य प्रणाली है, वो संस्था में अगर लागू की जाती है तो उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको इनाम देना चाहिए, ताकि उनके द्वारा लागू की गई अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिनसे संस्था को लाभ होता है। इस प्रकार से कार्य करने वाले कर्मचारी जो होते हैं वही सोचते हैं कि मालिकों की तरफ से अपना कितना ध्यान रखा जाता है और अपनी योजनाएं जो बनाई जाती हैं उनको संस्था को फायदा होता है। इससे उसमें अपनत्व की भावना का विकास होता है और अपने सुझाव जो होते हैं, कई बार संस्था में कार्य करने वाले सुपरवाइजर वगैरह जो होते हैं उनकी बजाय कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो ज्यादा विकसित होते हैं और उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं जो होती हैं उस संस्था को अधिक लाभ हो जाता है। इसलिए उनको स्वयं को पहल करके आगे आना चाहिए और उनको उसमें मौका दिया जाना चाहिए। और
सहयोग की भावना का सिद्धांत। फेयर का जो एक और सिद्धांत है वो सहयोग की भावना का सिद्धांत। संस्था के अंदर कार्य करने वाले सभी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उसमें सहयोग की भावना काम में ली जानी चाहिए। यानी व्यक्तिगत स्वेच्छा के स्थान पे टीम भावना को महत्व दिया जाना चाहिए। संस्था में कार्य करने वाले सभी जो कर्मचारी होते हैं संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी कर्मचारियों का सहयोग जरूरी होता है। इस प्रकार से प्रबंधक जो होते हैं वो अच्छे अनुभवी योग्य दक्ष होने चाहिए ताकि कर्मचारियों के साथ सही प्रकार से अपना मानवोचित व्यवहार करके और उसमें सहयोग की भावना बनाए रखें। जैसे मैं के स्थान पे हम शब्द का प्रयोग करना, किसी भी कार्य को मैं करता हूँ, किसी भी कार्य को हम सब मिलकर करते हैं, इस प्रकार से विचार कर्मचारियों के साथ रखने चाहिए। और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी जो कर्मचारी होते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, सभी के हितों का ध्यान रखना चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों के सहयोग से ही संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जानी चाहिए। संस्था के अंदर कभी भी ऐसे विवाद वगैरह उत्पन्न नहीं हो। क्या इस प्रकार की स्थिति होती है तो प्रबंधक जो होते हैं उनको सही प्रकार से सुलझा देना चाहिए और सभी व्यक्तियों का जो सहयोग होता है वो संस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए स्वेच्छाचारिता के स्थान पर टीम भावना को ज्यादा महत्व देना चाहिए ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार से आज हमने हेनरी फ्लोम के 14 सिद्धांतों के बारे में जानकारी की। कल इसके आगे का है वो कल तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।